हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है और 1425 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज 26 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप ज़रूर से ज़रूर करें भाई। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी की तैयारी के लिए ही मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ और ये क्लासें आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो भाई देखते हैं। और आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पर जब हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ऐसा शब्द हमें बताना जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो ध्वनिया, संशोधन, संयुक्त या गणतंत्र। तो ये जो संयुक्त शब्द है भाई, इसमें क्या है, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और अनुस्वार कहते किसको है? यह स्वर के बाद, जो अनुस्वार है यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में। क्या भाई, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पूछा गया है क्या है अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, तो इसमें सलेस है, यमक है, वक्रोक्ति है, अनुप्रास है। तो भाई इसमें अनुप्रास अलंकार रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो गई। लोकोक्ति दे रखी है और उसका सही अर्थ होना चाहिए। अब की अब, जब की जब के साथ। अब की अब, जब की जब के साथ। तो देखते हैं, जीवन विपत्ति सब पर आती है नहीं, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना नहीं भाई, थोड़े दिन की शान शौकत नहीं, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अब की अब, जब की जब का अर्थ क्या रहेगा? सदा वर्तमान की ही चिंता हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। तो अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना नहीं, आमदनी से अधिक खर्च नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है नहीं भाई, मूर्ख को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना का अर्थ क्या रहेगा? मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना क्या होता है? व्यर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। मुहावरे का सही अर्थ। उड़ती चिड़िया को पहचानना। अब जो मुहावरा है इसका हमें सही अर्थ बताना है। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन किया रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात नहीं, फिक्र या चिंता नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना नहीं भाई। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मन किया रहस्य की बात तुरंत जानना। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। क्या भाई? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती काफ़ी महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे है भाई ये, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं ये आपके। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, दोनों और मुसीबत, या मूर्ख किंतु धनवान। तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती का अर्थ रहेगा बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चले आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है भाई? अभी उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो अद्भुत रस है, भयानक है, करुण है या विभत्स है? तो इसमें भाई भयानक रस रहेगा। क्या है? भयानक रस रहेगा।
और भयानक रस होता कहाँ पे है? किसी भयानक दृश्य को देखने से जब हमारे अंदर, ठीक है, भय की भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर भयानक रस होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम ही उचित तप मो कह भोगू में कौन से शब्द सकते हैं? अभी मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम ही उचित तप मो कह भोगू में कौन से शब्द सकते रहेगी? अभिधा, आर्थी, शाब्दी या प्रयोजनवती। तो आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंजर पंजर ढीला होना, ये मुहावरा दे रखा है, इसका अर्थ बताना है। तो तर्क करना या टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, या शरीर स्थिर होना, या बहुत थक जाना। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का अर्थ रहेगा शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। जिस बच्चे ने अगर अनुच्छेद की मेरी क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो जाकर विजिट जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी उसकी क्या है, लंबी चर्चा के बाद, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। और इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी इसी माटी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का ये मत है? काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भाई। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस है। तो किसका कथन है? ग्रियर्सन का, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट का, फैलन का, रिचर्ड का। तो ये कथन फैलन का रहेगा। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किसका? फैलन का ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ समृद्ध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ समृद्ध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दिक व्यंजना, अभिधा या आर्थी व्यंजना। तो उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो देखते हैं भाई क्या शब्द है। मैडम, जो शब्द है इसका हमें हिंदी बताना है। तो प्रशासन, ज्ञापन, प्रबंधक या आयोग। तो इसका अर्थ रहेगा ज्ञापन। ठीक है, जब हम किसी को अपना ज्ञापन सौंपते हैं तो उसको मेमोरेंडम कहा जाता है। ठीक है, जो प्रशासन है इसको क्या कहते हैं? प्रशासन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रबंधक को मैनेजर, आयोग को क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। यही ऑप्शन अपना सही रहेगा। आगे है, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना। ठीक है, इसका मुहावरा क्या रहेगा? बढ़ चढ़ कर बातें करना। तो इतनी सी जान गज भर जुबान। क्या भाई? इतनी सी जान गज भर जुबान। ठीक है, इसका अर्थ रहेगा बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना। भाई, औद्योगिक को ही धन मिलता है। इसका क्या है? औद्योगिन पुरुष सिंह पुनपेति। ठीक है, लक्ष्मी लिख देती हूँ यहाँ पर। औद्योगिन पुरुष सिंह नुपेति लक्ष्मी। लेने का देना लाभ के बदले हानि होना। लेने का देना लाभ के बदले हानि होना।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा? तो उपमा है, रूपक है, विपसा है या संदेह? तो इसमें उपमा अलंकार रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? प्रांतीय भाषाओं के दावों को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 8वीं, 10वीं, 9वीं, 7वीं। तो 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग क्या है, स्वीकार किया गया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? मैंने पहले भी आपको बताया है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी और भाई मैथिली। तो ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकार की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से सही उत्तर को चुनते हैं। तो आश्चर्य की बात है कि मनुष्य कभी अपने आप से यह प्रश्न नहीं करता कि उसे क्या चाहिए। सामान्य रूप से वह जानता है कि उसे अच्छा काम धंधा चाहिए, सुख वैभव और विलास चाहिए, लेकिन यह सब ऊपर की बातें हैं। जब बातों के नीचे एक रहस्य और है, मनुष्य का परमात्मा से कटा होना। यह करना ही उसके सब दुखों का कारण है। इस दुख की पूर्ति के लिए कभी वह रिश्ते नाते तोड़ता है, कभी सांसारिक सफलता पाकर खुश होता है, लेकिन सफलता का सुख भी उसे पूरी संतुष्टि नहीं दे पाता। गौतम बुद्ध भी सांसारिक सुख पसंद नहीं करते थे, पर तब उनके मन में प्रश्न उठा था कि आखिर मुझे संतोष कैसे मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें बड़ी साधना से मिला। गौतम बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि करुणा से मानव जीवन सुखी हो सकता है। किससे भी? करुणा से। करुणा करने वाला अपने लिए नहीं, दीन दुखियों के लिए जीता है, इसी से उसे आनंद मिलता है। वास्तव में मानव का लक्ष्य यही आनंद पाना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो दीन दुखियों के लिए वैभव और विलास, ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य या पूरी संतुष्टि। तो क्या होगा भाई? मानव जीवन का लक्ष्य इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा। मनुष्य जीवन का वास्तविक कष्ट क्या है? तो मनुष्य जीवन का वास्तविक कष्ट क्या रहेगा? सांसारिक सफलता, रिश्ते नाते जोड़ना, ईश्वर से जुड़ाव या ईश्वर से अलगाव। तो ईश्वर से अलगाव मनुष्य जीवन का वास्तविक कष्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार सामान्य तौर पर मनुष्य जीवन में क्या चाहता? तो क्या चाहता? संतोष, साधना, अच्छा काम धंधा, सुख वैभव या स्वयं से प्रसन्न करना। तो सामान्य तौर पर, ठीक है, मनुष्य जीवन में अच्छा काम धंधा, सुख वैभव चाहता है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने मानव जीवन को सुखी बनाने का कौन सा उपाय खोजा? तो कौन सा उपाय खोजा था? सांसारिक सुख पसंद करना, स्वयं के लिए जीना, करुणा को छोड़ना, करुणा अपनाने के लिए कहा था भी गौतम बुद्ध ने। तो आंसर सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लक्ष्य का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है समानार्थी शब्द लक्ष्य का? तो कौन सा नहीं है? अंतिम, ध्येय, उद्देश्य या प्रयोजन। तो ध्येय भी है, प्रयोजन भी है, उद्देश्य भी, लेकिन जो अंतिम शब्द है ये लक्ष्य का समानार्थी नहीं है। आगे फिर एक काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्जर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई। आज विगत युग के पद झर पर तुमको नव मधुमास खिलाना।
नवयुग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना। उठो राष्ट्र के नवयौवन, तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण जागो। देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण। आज विश्व को यह दिखला दो, हमने भी जागी तरुणाई। नई नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो काव्यांश हमने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या रहेगा भाई? नवयुवकों का पलायन, पतझड़ का मौसम या नवयुवकों का हन। काव्यांश का उचित शीर्षक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ता है? तो मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ता है? तो वीर व्यक्ति जो है ये मार्गों की रुकावट को रोकता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्थक का विलोम शब्द है? सार्थक का विलोम शब्द हमें बताना है। तो सार्थक का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो सार्थक का अर्थपूर्ण, अर्थवान, लाभप्रद या निरर्थक? तो निरर्थक रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों करता है? क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं, क्योंकि उनमें निराशा, क्योंकि देश की उन्नति के लिए नवयुवक चाहिए, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। तो इसलिए कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? तो कैसे सार्थक करते हैं वे? सुगम रास्तों पर चलकर, दुर्गम रास्तों पर चलकर, नया जीवन वाला व्यक्ति या हंसते हुए? तो दुर्गम रास्तों पर चलकर नवयुवक प्रगति के नाम को सार्थक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बांगरू, ब्रज, बघेली या कन्नौज? पश्चिमी हिंदी की पूछी है भाई, इसमें से कौन सी नहीं है? तो जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी ये बोलियां आती है भाई। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। तो मैथिली का प्रयोग कौन से क्षेत्र में नहीं होता है? दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर या मेरठ? तो भाई मैथिली का प्रयोग मेरठ में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? संस्कृत, नेपाली, हिंदी या असमिया? तो जो असमिया है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि असमिया असम प्रदेश की भाषा है, ठीक है, असम प्रदेश की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ग से ओष्ठ वर्ण है? कौन से वर्ग से भाई ओष्ठ वर्ण है, यानी ओष्ठ वर्ण हमें बताना है। तो कौन सा इसमें? च, ल, द, त, क, स, प, व, फ या बैरस है? तो प व फ क्या है? ओष्ठ वर्ण रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प वर्ग सारा, ठीक है, उ ये भी प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प, प, फ, भ, भ ये सभी ओष्ठ वर्ण हैं, ठीक है। और जैसे ए, आ, क वर्ग सारा और है, और इसके साथ साथ विसर्ग, ये क्या रहेगा? कंठ वर्ग रहेगा, ठीक है, कंठ वर्ग रहेगा, ये ध्यान रखना है। और तालव्य, इचु नशा यशा नाम है तालव्य, ई च वर्ग सारा, ठीक है, ई और य और श ये तालव्य होगा। दंत में तय वर्ग कंप्लीट, त, थ, ध, धन और ल और स ये दंत के अंतर्गत आएगा। और कंठ तालव्य, ठीक है, क्या भी कंठ है तालव्य, इसके अंतर्गत ए और ऐ आता है, ठीक है। कंठ ओष्ठ है, इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। और दंतोष्ठ के अंतर्गत व आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भैया। तो आज की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जिस बच्चे ने नहीं किया है। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।